अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज रविवार है, यानी अपनी खबर का आपको इंतजार है। और ये भी एक तरीके का अपनी खबर प्रोग्राम ही है, जहां हमारे गूदड़ी के वो लाल, हमारे गांव और ढाणी के रहने वाले वो लड़के, वो युवा जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में चयन होकर के, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट होकर के न सिर्फ हमारे क्षेत्र का बल्कि हमारे शहर का, हमारे राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं इस समय सामने। इनका आज नागरिक अभिनंदन जो है वो विजय पैलेस में किया जा रहा है, अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा, समूहों के द्वारा, जो आप देख पा रहे हैं। और ये वो युवा पीढ़ी है जो आगे जाकर के इस देश का नेतृत्व करेगी, जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करेगी। और इन्हीं का नागरिक अभिनंदन आज विजय पैलेस में किया जा रहा है। तो हमें लगा कि शायद ये प्रोग्राम दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि ये जो प्रतिभाएं हैं इनसे और जो हमारे युवा हैं वो प्रेरणा ले सकें। तो आइए जुड़ें और शेयर भी करना भाई, जितने लोग हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो युवा प्रतिभा है ना, इनसे और लोग भी इंस्पायर्ड हो सकें, प्रेरित हो सकें। और जब से इनका परीक्षा परिणाम सामने आया है, ये लोग प्रशासनिक सेवा में अब जुटने लगे हैं। इनको जोड़ना, इनको दिखाना, इनसे बातचीत करना, इनके इंटरव्यू भी लेंगे हम, तो आप शेयर करते रहें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम ये जो गांव और ढाणी के बच्चे हैं ना, जिन्होंने अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया है, इन बच्चों से आपकी मुलाकात हम करवा पाएं और इनसे आपको जोड़ पाएं। किस तरह की इन्होंने तैयारी की है, क्या कुछ अलग इन्होंने किया है जिससे कामयाबी के झंडे इन्होंने गाड़े हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे। शेयरिंग में कमी मत रखना, बस शेयरिंग करो ज्यादा से ज्यादा। सामने जो आपको नजर आ रहे हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी है PR मीणा महोदय, और जो सामने खड़े हैं ना ये युवा, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से, अपनी एक पहचान इन्होंने बनाई है क्षेत्र में। और आज पूरा क्षेत्र इन पर गौरव करता है, गर्व करता है, ताकि ये आगे जाकर के और उच्च पदों पर तो ये आसीन हो ही चुके हैं, लेकिन उनसे उम्मीदें बहुत हैं, इनसे अपेक्षाएं बहुत हैं। और वो लाइव हम आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि नागरिक जो है, गंगापुर के गणमान्य नागरिक, आज उन्होंने इनका अभिनंदन किया है। और बहुत खूबसूरत सा एक इंटरव्यू भी न्यूज़ 7 राजस्थान पर अभी आपको देखने को मिलेगा इन सभी युवाओं का। इनका इंटरव्यू हम लेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी मेहनत के पीछे, इनकी कड़ी मेहनत के पीछे किन लोगों का योगदान रहा है। और एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। ये गगन की हम बात कर लें, दीपक की हम बात कर लें, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने न सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन में बल्कि अब UPSC में भी मेहनत करके और एक मुकाम हासिल इन्होंने किया है। वो चेहरे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं इस समय, और इनका गंगापुर सिटी के गणमान्य नागरिकों के द्वारा अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है।
तो आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और बहुत जल्दी इन सबका इंटरव्यू जो है अभी हाल ही में, हालांकि मैंने जितने स्टूडेंट ये सेलेक्ट हुए थे इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को आपको लाइव लेकर के बताया भी था, इनसे मुलाकात भी मैंने आपकी करवाई थी। और इनके लिए तो ये एक अनमोल सा लम्हा है, इनके लिए तो एक अलग सी चीज है। जब इसी शहर में ये पले बड़े हैं, यहाँ इन्होंने एजुकेशन हासिल की है और आज उसी शहर के लोग इनका अभिनंदन कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये इनके लिए भी एक अलग सा एक्सपीरियंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे उम्मीदें भी बहुत हैं। कि इन्होंने इस उपलब्धि तक की जो यात्रा की है उसमें कितने कांटे थे, कैसे कांटों को सामने जो आप देख रहे हैं कुहू इंटरनेशनल स्कूल के जो ऑनर हैं हेमंत सर। शुरुआत कर रहा हूँ सबसे उनमें जो सबसे छोटे हैं और चलिए, तो एक एक बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनका जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो जानने का हम प्रयास करते हैं। दिव्यांश सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पर अपना अनुभव दें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मैं दिव्यांश सिंह चौहान, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में 118 रैंक हासिल किया है जो यूपीएससी कराती है। मैंने 2021 में अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ही एक आइडिया लिया था कि मुझे एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है और एक यंग एज में एक कमांडिंग लीडिंग पोजीशन में एक अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो उसके लिए मुझे ये CAPF एग्ज़ाम एक बहुत अच्छा वे लगा था और भगवान के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल भी हुआ है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का जो यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं इन्हीं के बराबर बहुत छोटे से मासूम से दीपक जी मीना से आग्रह करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, वो आ रहे हैं। इससे के बाद में हम शुरू करें। दिनेश कुमार जी मीना, जिन्होंने हाल ही में ऑल इंडिया रैंक 442 प्राप्त की है और IRS है, आप भुवनेश्वर में आप पधारे हैं। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम वो चीज़ें बताएं जो लोगों के लिए प्रेरणा बने, किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और हम लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार आप सभी को। पहले तो मैं ये पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करवाया है और यही कहीं ना कहीं मोटिवेशन हो जाता है। पहली बात तो कि आपका हार्ड वर्क है और आप सम्मानित हो रहे हो, आपका स्वागत हो रहा है, ये सब एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता ही है। मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैंने 2016 में IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, तो मैं 2016 का पास आउट हूँ। उसके बाद से ही मैंने UPSC की तैयारी चालू कर दी थी, सिविल सर्विसेज की। मेरा प्रथम प्रयास में नहीं हुआ था, मैं इंटरव्यू स्टेज पर रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद में सेकंड प्रयास में मैं IRS इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में सेलेक्ट हुआ था, तो मैं 19 बैच का IRS ऑफिसर हूँ।
हाल फिलहाल में मैं अभी एज एन असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी भुवनेश्वर में पोस्टेड था, बट इसी के दौरान भी मैं शायद सेलेक्ट हो गया था और उसके बाद भी मैं एग्ज़ाम दे रहा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे अपनी सर्विस में थोड़ा बदलाव चाहिए, मुझे आईएएस की तरफ ज़्यादा रुझान था, तो मैंने इसी दौरान एग्ज़ाम दिया और इस प्रयत्न में मुझे आईएएस सक्सेसफुली मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर लाइक मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2016 का मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने पेशेंस रखा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मेरा गोल हमेशा से क्लियर रहा था। इस दौरान बीच में कहीं ना कहीं गलतियाँ भी हुई है, जिसके कारण एग्ज़ाम में इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, बट पेशेंस और हार्डवर्क फाइनली रिवार्ड करता ही है। तो इसका मैं कहूँगा कि मेरे माता पिता का बहुत योगदान रहा है, मेरे बड़े भैया का बहुत योगदान रहा है। इन्होंने सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट दी एंटायर एग्ज़ाम। कभी कोई प्रेशर नहीं रहा है घर से कि पढ़ाई करो जो भी है। मतलब मेरे माता पिता तो आईआरएस में भी बहुत खुश है, आईएएस में भी बहुत खुश है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हमेशा से सपोर्टिंग ही फैक्टर रहा है हर किसी का आशीर्वाद रहा है, और इसी के चलते मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दीपक मीणा जी को, आप पधारें और अपनी यहाँ तक की जर्नी के बारे में बताएं, और उस तरह से बताएं कि लोगों को लगे कि हमें भी आपके जैसा ही करना चाहिए। दीपक जी। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक मीणा है। मैंने बचपन से मैं ये गंगापुर में पढ़ता था। 10th तक मैंने क्रिएटिव से 10th क्लास तक की थी। उसके बाद मैं आईआईटी की तैयारी की 11th और 12th में। उसके बाद आईआईटी में क्लियर हुआ। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं चाहता था प्राइवेट जॉब कर सकता था, मैं प्लेसमेंट में भी बैठा था, मेरी जॉब भी लगी थी, लेकिन मैंने वो चूज़ नहीं करके सिविल सर्विसेज चूज़ किया, क्योंकि मतलब सिविल सर्विसेज ऐसी जॉब है जहाँ पे आप सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट इम्पैक्ट केवल सिविल सर्विसेज से ला सकता है सोसाइटी पे, एज कम्पेयर टू एनी अदर जॉब विच टेक टाइम। सोसाइटी के सामने आने में आपको अपना काम डायरेक्ट सोसाइटी तक केवल सिविल सर्विसेज से पहुंचा सकता है, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज चूज किया। और थ्रू आउट माई जर्नी इस सिविल सर्विसेज के अंदर मेरे मम्मी पापा का बहुत योगदान रहा। मतलब मैं जब मेंस करने दिल्ली गया तो पापा ने मम्मी को मेरे साथ भेज दिया। पहले से पापा खुद खाना बनाते थे अपने हाथ से यहाँ पे, लेकिन पापा ने मम्मी को मेरे साथ दिल्ली भेज दिया कि तेरी तैयारी ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू माई। तो पापा मम्मी का बहुत योगदान रहा है मेरी इस जर्नी में, जो भी मैं आज हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। बचपन से हमेशा सपोर्ट रहा है। मतलब 10th में जब मेरी मेरिट आई थी तब भी लोग तो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिर पापा मम्मी ने बोला कि इन सब पे ध्यान मत दे, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे को पता है कि तूने मेहनत करके जो किया है, आज तक मेहनत करके किया है, आगे भी मेहनत करके करेगा। तो हमेशा मेरे पापा मम्मी का बहुत योगदान रहा है। आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से। थैंक यू। धन्यवाद दीपक जी। आपने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मैंने भी एक दिन देवीदास जी का इंटरव्यू पर देख रहा था, तो इन्होंने उसमें भी कहा था कि किस तरह से दीपक को यहाँ तक पहुँचाने में इन्होंने मेहनत की है, और इनसे भी ज़्यादा मेहनत दीपक की माता जी ने की है, जैसा मैंने सुना आपका। और जिस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं ये सब हमने बताया। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हिमांशु जी मंगल को। आप पधारें। आईआईटी मुंबई से आप पास आउट हैं और अभी मेरे ख्याल से पहला ही प्रयास है आपका, और AIR 288 इन्होंने प्राप्त की है। पधारें और अपनी जर्नी के बारे में यहाँ बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। गंगापुर की हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि हम ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पे आए हैं, सभी इकट्ठा हुए हैं। तो थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि जैसे मैं सभी को कांटेक्ट करा था, मैं ट्राई कर रहा था ये जानने का कि गंगापुर से या आसपास के एरिया से कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं।
तो 900 के आसपास 933 लोग पूरी लिस्ट में आए हैं, जिनमें से हमारे ग्रुप है जिसमें 500-600 लोग हैं। तो इन सबसे मैं पर्सनली कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था कि यार कौन कौन अपने एरिया से कोई होता है तो अच्छा फील होता है ना। तो मेरे को रैंडमली पता लगा कि ये जो है वो मेरे सीनियर है, मतलब मेरा IIT में 1 साल सीनियर थे, बट उस टाइम हमको नहीं पता था। फिर ये लोग मेरे बैचमेट्स हैं, इनमें से कुछ लोग। तो अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे हम सब लोग आए, कनेक्ट कर पाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे को लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो उसका ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। UPSC में जैसे हमारा हो गया, ठीक है, तो वो हमारा जो सिलेक्शन हुआ है वो चीज़ यहीं पे नहीं रुकनी चाहिए ना। अभी हमसे आगे जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये सारी चीज़ें पास ऑन होनी चाहिए, और वो पास ऑन होने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अपने आप कंटिन्यू होती रहेंगी। तो ये एक जरिया हो गया जिससे जो सीनियर्स ने किया है वो जूनियर्स तक जा सकता है। अब ये जो चीज़ है वो काफ़ी लोग देखेंगे, हो सकता है शायद न्यूज़ में भी आए, तो उससे जो भी हमने किया है वो जर्नी आगे तक लोगों को पहुंचेगी, लोगों को पता लगेगा कि यार किससे कनेक्ट करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये तो हो गया इस इवेंट के बारे में। बाकी मैं अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करना चाहूँगा। तो थोड़ा 10th क्लास का बताता हूँ कि कैसे एक UPSC का जो मतलब कैसे UPSC का थॉट आया था। तो बचपन से ऐसा था, मतलब पढ़ने में मैं ठीक ठाक था बचपन से ही। तो ऐसा था कि कुछ अच्छा करना है लाइफ में, कुछ तो अच्छा करना है। और मतलब बचपन से मेरे को डर नहीं लगता था थोड़ा ना, कुछ भी करना हो तो मैं कर लेता था, डर नहीं लगता था। तो 10th की एग्जाम हो चुकी थी और एक इंस्टीट्यूट था जिसने एक एग्जाम कराई थी, और उस एग्जाम में मैंने टॉप किया था, बट उस इंस्टीट्यूट ने प्राइज में नहीं देने से मेरे को मना कर दिया था। अब मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब तुमने अगर बोला है तो देना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो मैं SDM ऑफिस चले गया था। तो SDM ऑफिस में चले गया था जब मैं 10th में था, अकेला ही चले गया था, मेरे दोस्त को ले गया था। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो जो SDM सर आए उन्होंने एक इंसान को भेजा मेरे साथ, एक लेटर लिख के भेजा उस इंस्टीट्यूशन को। फिर एक्शन लेना पड़ा, जो सर ने बोला था, SDM सर ने जो बोला था उसको उनको एक्शन लेना पड़ा। तो ये पहला मौका था जब मेरे को समझ में आया कि यार जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी SDM है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है। तो अगर मान लो जमीनी स्तर पर या एकदम ग्राउंड स्तर पर हमको कुछ करना है तो वो करा सकते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि यार मतलब वो जो एक चीज़ थी ना सिविल सर्विसेज की तरफ जो झुकाव है वो वहाँ से आया था। फिर 11th-12th में मैं यहीं पढ़ा था। 12th में फिर मैंने यहीं से मैं IIT बॉम्बे पहुँच गया था। अभी IIT बॉम्बे पहुँच गया था, फिर वहाँ पे IIT बॉम्बे जब मैं पहुँच गया था तो वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी साइड में हो गई थी। तो थर्ड ईयर में मैं सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में फेल हो गया था एक बार। तो फेल हो गया था तो फिर मेरे को लगा यार स्कूल में टाइम तक था जब हम टॉप करते थे और अभी फेल हो गए, तो थोड़ा अच्छा फील नहीं होता उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। तो उस थर्ड सेमेस्टर चल रहा था वो। तो उसके बाद के जो 5 सेमेस्टर बचे थे, फिर उन 5 सेमेस्टर में मैंने काफ़ी जम की मेहनत की थी। और वो 5 सेमेस्टर की जगह मैंने 4 सेमेस्टर में अपना कॉलेज खत्म कर लिया था। तो मेरे पास 6 महीने बच गए थे। वो 6 महीने मैंने डिग्री ले ली थी IIT बॉम्बे से पहले ही। वो जो 6 महीने बचे थे मैं चले गया था दिल्ली। वो 2017 की बात है। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था जब मैं UPSC में दे रहा था। तो मैंने 5-6 महीने फिर तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, मतलब काफ़ी मेहनत भी की थी और मैं काफ़ी क्लोज भी पहुंच गया था। बट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था उस टाइम 2-3 मार्क्स से। तो 2-3 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा कि प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा पहले जॉब कर लेते हैं फिर देखेंगे बाद में। तो फिर मैंने जॉब की। जॉब में मैं सिटी बैंक है एक पुणे में, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह मैंने जॉब की थी 3 साल तक। तो 2017 से 2020 तक फिर मैंने जॉब की। तब UPSC एकदम साइड में हो गई थी क्योंकि जॉब थोड़ी हेक्टिक भी थी, नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। तो UPSC का सपना जो था वो साइड में हो गया था। फिर 2020 में मेरे को वापस लगा कि यार एक सपना था UPSC का, बहुत बचपन में देखा था, उसका क्या हुआ, मतलब एज भी बढ़ती जा रही थी ना। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद तो तुम दे ही नहीं पाओगे। तो फिर मेरे को लगा यार वापस करना चाहिए। तो फिर मैंने जॉब छोड़ी थी, कोरोना का टाइम था उस टाइम पे। 2020 में मई के अराउंड में फिर वापस आ गया था। मई में 2020 में वापस आया मैं। तो उस टाइम पे एग्जाम था जून में, बट जून में वो एग्जाम खिसक के 4-5 महीने खिसक गया था और अक्टूबर में हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसी बार दे लेते हैं। उस बार मैंने दिया तो प्रीलिम्स हो गया था। प्रीलिम्स हो गया, मेंस की तो तैयारी थी नहीं, मेंस के हिसाब से पढ़ा ही नहीं था, टाइम ही नहीं था इतना, मेरा मेंस नहीं हुआ था। फिर तो 2017 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2020 में प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ। फिर 2021 में फिर अच्छे से तैयारी की, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया। तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया, सब कुछ अच्छा हुआ। मुझे लग रहा था शायद हो जाएगा। तो 30 मई
का जो दिन था, उस दिन रिजल्ट आया था। मेरे को अभी भी याद है, वो शायद लाइफ का बिगेस्ट फेलियर था मेरे लिए। मतलब लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी चीज़ के लिए मैंने बहुत ट्राई किया और वो चीज़ मिली ना हो। जनरली ऐसा होता है ना, किसी चीज़ के लिए बहुत ही मेहनत कर लो, मतलब तुम सब कुछ ही डाल दो तो जनरली मिल जाते हैं। बट यूपीएससी में ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी में ऐसा है कि हो सकता है तुमने चीज़ें सारी सही की हो, बट थोड़ा नहीं लक फैक्टर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था, मतलब रैंक तो छोटा, लिस्ट में नाम नहीं था। तो मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ। पहले तो मैंने कहा लिस्ट में कहीं तो नाम होता। तो मेरे को अभी भी याद है वो दिन, मेरा नाम हिमांशु है, तो मैं टाइप कर रहा था HIMA, वहीं पे खत्म हो गया था। मतलब उसमें आ गया था नो रिजल्ट फाउंड, तो नाम था ही नहीं, मतलब पूरा नाम भी टाइप नहीं करने दिया। तो काफ़ी बुरा लगा था उस टाइम पे, बट कुछ कर नहीं सकते ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और मूव ऑन करना पड़ता है। अब अगला अटेम्प्ट था 4 दिन बाद, तो मतलब मेरे को लग रहा था हो जाएगा, इसलिए मैंने अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन ही नहीं की थी कुछ भी। और 4 दिन बाद था अगला अटेम्प्ट। अब मुझे लगा यार 4 दिन में तो कैसे ही हो जाएगा, नॉलेज होती है बट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है। तो 2022 के लिए मेरे पास 4 दिन बचे थे, तो मेरे को ये पता था नॉलेज के भरोसे जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ होती है कि लाइफ में ना कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे जब मैं 12th में था तो मैं चाहता था कि मैं भी 11th-12th में कोटा जाऊँ, कोचिंग करूँ, जेईई की कोचिंग करूँ वहाँ से, और फिर अपन वहाँ से एक अच्छे IIT में जाए। पर ऐसा मतलब मैं कोटा जा नहीं पाया था, कोचिंग कर नहीं पाया था, पर फिर भी मेरे को ये था कि यार मेरे को जाना IIT बॉम्बे ही है। तो जाना था IIT बॉम्बे, बट सोर्सेज थे नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस था कि यार अगर अपन ट्राई करेंगे तो शायद अपन पहुँच जाए। तो उस कॉन्फिडेंस के जरिए उस टाइम पे वहाँ पहुँच गए थे। तो 2022 का जो प्रीलिम्स था उसमें भी मैं एक फेक कॉन्फिडेंस लेके गया कि नहीं यार अपने को सब कुछ आता है, अपन निकाल देंगे एग्जाम। तो उस फेक कॉन्फिडेंस के जरिए उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2022 का जो पेपर देके आया था मैं, बस में आ रहा था मैं जयपुर से गंगापुर, और मैं अपने मार्क्स बस में ही कैलकुलेट कर लिए थे। मुझे ये था कि अगर हो रहा होगा तो ठीक है, वरना अपन वापस जॉब में जाएंगे और कुछ और अच्छा करेंगे, यूपीएससी तो नहीं हो रहा। जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे तो उस साल मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे उस पेपर में। तो ये एक रोल होता है कॉन्फिडेंस का अपनी लाइफ में। और एक चीज़ ऐसी होती है ना कि गंगापुर अभी भी बहुत छोटी जगह है। एजुकेशन के टर्म्स में गंगापुर ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, बट जो बाकी चीज़ें होती है ना पढ़ाई के अलावा, जैसे बोलना ही हो गया, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, बोलना हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, खेलना कूदना हो गया, और भी जो चीज़ें होती है, जो चीज़ चाहिए होती है, वो हमको नहीं सिखाई जाती, वो अभी भी नहीं सिखाई जाती किसी भी स्कूल में। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो मैं कॉन्फिडेंस वाली चीज़ बोल रहा था कि कॉन्फिडेंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो 2017 में प्री नहीं हुआ था, 20 में प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ, फिर 21 में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, बट फाइनलिस्ट में नहीं आया। फिर 2022 में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फाइनलिस्ट में भी आ गया, और अब एग्जाम वापस नहीं देना पड़ेगा, मतलब मेरे को जो सर्विस चाहिए वो मेरे को मिल जाएगी। तो ये मतलब ये दिखता ऐसा है कि चलो हो गया, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। मतलब उसके पीछे जो है, जो स्ट्रगल है, वो उनको पता ही नहीं होता। जैसे सर ने बताया अभी कि वो काफ़ी टाइम से उन्होंने उस जर्नी में थे, वो पेशेंस रखा और तब जाके हो पाया। तो हमारे होने से तो ये चीज़ होनी चाहिए कि गंगापुर, मतलब अगर मान लो हमारा हो गया और उसके हमारे होने के बाद भी गंगापुर का ऐसा कोई बच्चा है जिसको मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैं किसी को जानता ही नहीं था। मैं अभी गगन से बात कर रहा था कि यार हम ऐसे पहले हैं जो सिविल सर्विसेज में हैं और जो किसी सिविल सर्वेंट को पर्सनली जानते हैं, मतलब वो हम खुद ही हैं, हम किसी और को जानते ही नहीं थे। तो आगे की जनरेशन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस टाइप के जो इवेंट्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब आए थे प्रिपरेशन में तो हमारे पास कोई था ही नहीं बताने के लिए कि कैसे करनी है, क्या करनी है। जो भी सब करा था खुद से करा था, सारा इंटरनेट के थ्रू करा था। तो आगे वाली जो जनरेशन आए उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि उनको उनके पास एक सपोर्ट होना चाहिए कि यार हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने यहाँ से निकाला है, तो अगर कुछ होगा तो हमने जितने भी 3-4 साल जितने भी सब लोगों ने मेहनत की है उस सब से जो एक्सपीरियंस आया है वो सब उनको डायरेक्ट प्लेट में मिलना चाहिए ना, उनको वापस से शुरू से मेहनत क्यों करनी पड़े। तो इसलिए मतलब इस चीज़ का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे एक इवेंट हो रहा है, और इस चीज़ से डेफिनेटली जो लेगेसी है वो कंटिन्यू होगी। और एक चीज़ और है कि पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल रहता है इस जर्नी में। तो जैसा मेरे कलीग ने ये बताया था कि उनके पापा यहीं रहते थे, उनकी मम्मी उनके साथ रहती थी, तो ऐसे ही मेरे घर में भी था। मैं यहीं, मेरा घर तो सामने ही है, मतलब मैं यहीं रह के पूरे 2-3 साल मैंने पढ़ाई की है। तो घर पे रह के पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जब ठंड होती है तो हम पंखे नहीं चलाते, तो एक रूम की आवाज़ दूसरे रूम तक बहुत ईजिली पहुँच जाती है।
और उससे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो होता ही है। तो मतलब मेरे मम्मी पापा कम वॉल्यूम में क्या बात ही नहीं करते थे, मतलब वो बहुत कम बात करते थे दूसरे रूम में कि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो समझ रहे हो कितना बड़ा लेवल का सेक्रीफाइस है, मतलब बात कम करना तो बहुत ही बड़े लेवल का सेक्रीफाइस हो गया ना, बट आउट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मतलब मेरे को बेड पे खाना आ जाता था तो मेरे को किसी और चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं होती थी। तो मैं दिल्ली जाता तो मेरे को सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ती। घर वालों ने सारी चीज़ें यहीं पे दी थी, मतलब यहीं पे ऐसा एनवायरमेंट दिया घर में कि तुमको और कुछ दिमाग नहीं लगाना ना, तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सारी चीज़ें घर वाले कर लेंगे। तो ये घर वाला का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहूँगा सभी के सामने। और तो एज ए सोसाइटी अब जो बच्चे आने वाले हैं उनको हमको सपोर्ट करना है, और किसी को ऐसा नहीं फील हो कि उनके पास गाइडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है। और हम जो हैं वो हमेशा एक्सेसिबल रहेंगे। जो भी आने वाले, आज के बाद जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स होंगे तो उनको कभी गाइडेंस की कमी नहीं आएगी, ये मतलब आई कैन अश्योर दैट। हिमांशु जी, 2-3 खास बातें हैं जो गौर करने लायक हैं जो इन्होंने कहा। एक तो कॉन्फिडेंस का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बलबूते पर इन्होंने ये जर्नी पूरी की। और बड़े से बड़े लोगों के रास्ते में कई बार ऐसी रुकावटें आती हैं, जैसे इन्होंने बताया कि एक बार ये फेल भी हो गए थे IIT के दौरान। तो ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, तो इन चीज़ों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, ये इनका मैसेज है। और एक खास बात जो इन्होंने मुझे कहा, जब मैं इनके घर गया था तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर एक ऐसा ग्रुप आप बनाएं कि हम लोगों ने, जैसे अभी इन्होंने पूरी जर्नी बताई, 2-3 बार इन्होंने ट्राई किया, तो हम ये चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको, जैसे अभी कहा इन्होंने, वो प्लेट में ही तैयार करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आगे के बच्चों के बारे में जिस तरह से इन्होंने अपनी सोच रखी, और मैं यहाँ मंच पर जितनी भी प्रतिभाएं बैठी हैं, मैं सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप पूरे ही उस ग्रुप में जुड़ें और एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, तमाम देश भर के बच्चों के लिए आगे की प्रेरणा उनको मिल सके, और वो अपने जहाँ जहाँ आपने कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई, वो कम से कम उन लोगों, उन बच्चों के जीवन में वो कठिनाई नहीं आए, और वो सहज ही उस मुकाम तक पहुँचे जो उनका ड्रीम है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अब मैं गगन सिंह जी मीना, उन्हें आप आमंत्रित कर रहा हूँ, और जो BHU बनारस से IIT जिन्होंने किया है, आइए। और उसके बाद IPS हरियाणा काडर में रहे हैं और अभी IAS बन गए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब आप अपने बारे में बताएं। आदरणीय PR मीना जी और इस समारोह को आयोजित करने वाली ऑर्गेनाइजिंग टीम, इस सभा में उपस्थित समस्त महानुभाव और इस साथ मेरे साथ चयनित हुए मेरे सहपाठी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो आयोजन टीम है उसका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में एक इतना बड़ा आयोजन किया और हम सबको एक मंच पर आमंत्रित किया। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे माता पिताओं के लिए, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है। जैसे सर ने बताया कि मैं वर्तमान में IPS हूँ हरियाणा काडर में। लास्ट ईयर मुझे 592 रैंक मिली थी, लेकिन उससे मन के अंदर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था कि बचपन से, जैसे ही पहले से ही जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तब IAS बनने का सपना था, तो सोचा कि एक अटेम्प्ट और दे लेता हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले लिया और इस साल जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई और अभी मुझे IAS मिल जाएगा। इसके साथ जैसे अपनी जो पूरी जर्नी है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने अपनी जो प्रारंभिक स्कूलिंग थी तक अपने गांव की सरकारी स्कूल से की थी। 11th-12th यहीं गंगापुर से मैंने किया था। 12th के साथ मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया और IIT BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया, BTech और साथ में MTech भी थी क्योंकि वो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री थी। 2000 तो फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली आके पहले सोचा कोचिंग ले लेता हूँ, काफ़ी सीनियर कोचिंग भी ले रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि यार घर वालों के ऊपर क्या इतना आर्थिक बोझ डालना। घर वाले बोल रहे थे ठीक है कोचिंग करना तो तू कर ले, क्योंकि पिताजी खेती करते हैं। तो मैंने उन चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखा था कि ये सारी चीज़ तो उनके ऊपर भी इतना आर्थिक बोझ ना हो। तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी करता हूँ। ऑप्शनल जैसे मेरा और जो हिमांशु भाई, हमारा ऑप्शनल भी दोनों का सेम था। मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया। पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया तो उसी अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल हो गया।
तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ कि पहली बार में इंटरव्यू कॉल हो गया। लास्ट में फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उससे पहले कोरोना हो गया था, कोरोना का पहला लॉकडाउन, उसमें घर आ गया। फिर मन के अंदर था कि यार इंटरव्यू दिया हूँ, शायद सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो इतना पढ़ने का मन भी उस टाइम नहीं करना था। क्वालिफाई नहीं हुआ, काफ़ी सेटबैक हुआ, काफ़ी वीकनेस होने लगी। एक बार मन करने लगा कि चलो छोड़ देता हूँ, कुछ और क्षेत्र में देख लेता हूँ, SSC या फिर RAS के एग्जाम। फिर उसी दौरान जैसे इंतजार लगे हुए थे, उनके पास में आधा घंटे खड़ा रहा, उनसे बोलता रहा कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, दिल्ली जाने के लिए पास बनवाना है, लेकिन उन्होंने मुँह से एक शब्द भी उस टाइम बोला नहीं था। तो काफ़ी दुख हो रहा था कि अगर आज मैं किसी ऐसी चीज पे होता, किसी ऐसी पोस्ट पे होता जो अपने लिए तो काम कर सकता, अपने दादाजी के लिए लगभग काम आ जाता। तो उन सारी चीजों ने एक अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन है वो मुझे दिया कि न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करना है कि जिससे, क्यों समाज में जब हम कुछ नहीं होते तो लोग हमको फिर पूछते भी नहीं है। ये जनरली फैक्ट है, काफी लोगों से सहमत होंगे, शायद काफी लोगों से सहमत ना भी हो सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को मैंने खुद ने काफी बार फेस भी किया है। इसके साथ ही जब 2000 दादाजी की डेथ हो गई थी, 2021 का प्रीलिम्स था, एक महीने पहले, काफी इमोशनल सेटबैक था, लेकिन उससे पहले भी अंदर से ये था कि अगर मैं मेहनत करूंगा, खुद के ऊपर विश्वास भी था। 21 का मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया, और उस साल मुझे 592 रैंक प्राप्त हुई और IPS मुझे मिल गया था। उस साल सबसे बड़ा ये रहा था कि जो एक ऐसे का पेपर होता है, उससे पहले मेरे 133 नंबर ऐसे में आए थे, उस साल मेरे 77 नंबर ऐसे में आ गए थे। तो मेरा IAS बनने में मेरे 7 नंबर कम थे, तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं एक साल और मेहनत करता हूँ तो शायद IAS मिल जाएगा। घर वालों ने बोला कि ठीक है ज्वाइन कर ले, क्योंकि इनको तो अभी पता भी नहीं है कि क्या IAS IPS, बस नाम इन्होंने सुन रखा है। गाँव में सबको पता रहता है कि UPSC में सिलेक्शन हुआ तो IAS ही बन गया। इस बार अटेम्प्ट दिया तो इस बार मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई। बस इसमें जैसे सबसे बड़ा योगदान अपने मम्मी पापा का ही था। तो जब मैं दिल्ली रहता था, चाहे कभी भी मैं घर पे कभी भी आना जाना हुआ, खुद के लिए वो कभी कपड़े खरीदते हो या ना खरीदते हो, लेकिन मेरे लिए पहले से ही खरीद के कपड़ों के रूप में कुछ ना कुछ तैयार रखते थे। कुछ भी खाने का, रहने का, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उन्होंने मुझे दिल्ली में कभी भी आने नहीं दी। घी पहुंचाना या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम हो खाने पीने के लिए हमेशा यही पूछते रहते थे। मैं अपनी तरफ से बस यही बोलता हूँ कि 4-5 चीज में हमेशा बोलता हूँ कि खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जब खुद के ऊपर विश्वास होगा तो कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसको हम हमेशा प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज सेल्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम घर से बाहर, चाहे दिल्ली में हो, गंगापुर हो या फिर जयपुर हो, जब हम रूम के अंदर पढ़ाई करते हैं तो हमें देखने वाले हम खुद ही होते हैं। घर परिवार वालों से हम बोल देंगे कि हम पढ़ रहे हैं या फिर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन जब हमारे अंदर सेल्फ ऑनेस्टी होगी तो हमारे लक्ष्य के प्रति हम पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। तीसरी चीज हार्ड वर्क होनी चाहिए। अगर कोई भी हमने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, तो जब हम उसी तरीके के और उसी पोटेंशियल में अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। और चौथी चीज हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। वर्तमान समय में जो स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नई नई जनरेशन आ रही है उनकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, उनके जो काम करने की शैली है वो काफी अलग अलग चेंज हो गई है। इसलिए कम समय में अगर हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। इसके साथ ही डेडिकेशन होना चाहिए, और अपने जो माता पिता है उनका भी आपको सपोर्ट होना चाहिए। और हमें से ये भी सोचना चाहिए कि जिस दिन अगर हम किसी सर्विस में जाएंगे, हमारा तो नाम होगा ही, साथ साथ हमारे जो माता पिता है उनका भी हमारे साथ नाम जुड़ता है। तो ये सारी चीज जब हमारे मन के अंदर रहती है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे अभी हिमांशु भाई बता रहे थे कि अगर आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए अगर पहले से एक प्लेटफॉर्म मिले तो कितनी अच्छी बात होगी। और गंगापुर हमारा जिला भी लगभग बन गया है, और अभी हम लगभग 6 लोग हैं यहाँ पे, और आने वाले टाइम पे 6 से 12 हो, 12 से फिर 24 लोग हो, तो ये हम जिम्मेदारी हमारी भी है। हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे कि एक ऐसा कुछ ग्रुप बनाएंगे और ऐसी कुछ प्लान्स हम करेंगे कि आने वाली जो जनरेशन है, चाहे स्कूल्स के माध्यम से हो, इस टाइप के प्रोग्राम के माध्यम से हो, क्योंकि इस टाइप के इवेंट एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन के रूप में काम करते हैं। जब
जैसे अगर कोई उधर बैठा हुआ तो एक दिन उनके मन में ये भी रहता है कि मैं एक दिन यहाँ जाऊँ, मुझे भी लोग सम्मान करें। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे मोटिवेशन है, छोटी छोटी जो प्रेरणा है, वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और चंद 2 लाइन बोलकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करूँगा कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिप्र क्या करे जो घुटने के बल चले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गगन जी, बहुत अच्छा उद्बोधन आपका रहा। बहुत सारी टिप्स आपने, सफलता का क्या मूल मंत्र है आपने सबको बताया। बहुत ही साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते हैं आप, बहुत सारा संघर्ष भी साथ में जुड़ा हुआ है। ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और मैं श्री भरत जयप्रकाश जी मीणा को आमंत्रित करूंगा, पधारें। कई बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इनकी ऑल इंडिया रैंक 55 रही है और ST में इनकी पूरे भारतवर्ष में पहली रैंक रही है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गंगापुर सिटी के सभी जो गणमान्य नागरिक है और हमारे मुख्य अतिथि श्री PR मीणा जी का, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबको मिलाया और एक फ्यूचर के जो मोटिवेशन के लिए सभी स्टूडेंट जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगा। और इस कार्यक्रम के सभी आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मेरी प्राथमिक शिक्षा 8वीं क्लास तक गांव में हुई थी और मेरे फादर गांव के पास ही एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनका एक सपना था कि बचपन से ही कि यार जब भी रिजल्ट आता UPSC का कि फला गांव में कोई IAS में सिलेक्शन हुआ है, इस गांव में हुआ है, उस गांव में हुआ है। बट मेरे गांव सलावद में कोई नहीं था, तो मुझे लगता था यार अपने गांव में भी कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि यार मुझे बनना है ये चीज़। और मेरे फादर भी कहते थे यार बस कुछ ऐसा कर कि अखबार में नाम आ जाए और तो कुछ हो नहीं हो बस। तो ये एक मोटिवेशन काम करता था। तो 8वीं क्लास तक मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई। उसके बाद मेरे फादर ने हमेशा से जो है, हम 3 भाई है, हमारी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत जल्दी 9th क्लास में सीकर पढ़ने के लिए भेज दिया। और ये ज़रूर था कि उन्हें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था और मुझे भी लगता था कि यार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मेरे ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इमोशंस इन्वेस्ट है, तो मुझे इसका कुछ ना कुछ आउटपुट देना है। और मैंने फिर 9 से 12 तक मेरी शिक्षा जो है सीकर में हुई। उसके बाद फिर 1 साल में कोटा गया और मैंने IIT की तैयारी की। वहाँ से फिर IIT ISM धनबाद में मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है दाखिला मिला। और 2019 में मैंने जो IIT ISM धनबाद से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मेरे हमेशा एक डर रहता था कि यार इंटरव्यू का मुझे बहुत डर था। इस चक्कर में मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था और मैं चाहता था कि यार ये इंटरव्यू का डर कैसे ख़त्म हो। मैं चाहता तो था यार कि IAS की तैयारी करूँ, IAS बनूँ, बट इंटरव्यू तो वहाँ भी होता है, इससे कब तक बचता रहूँगा। जब मैंने 2020 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो कुछ 4-5 क्वेश्चन से शायद मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी एक्चुअली मैंने कोचिंग की थी तो कोचिंग चल ही रही थी और लगभग 60% जो है मैंने सिलेबस कवर किया था। तो 4-5 क्वेश्चन से जब नहीं हुआ तो उस चीज़ ने मुझे डिमोटिवेट करने की बजाय मोटिवेट किया कि यार जब मैंने सिलेबस भी पूरा नहीं किया है तो बहुत टफ तो नहीं है जितना लोग बताते हैं, जितना पढ़ना पड़ता है, अगर स्मार्ट वर्क करे तो हो सकता है। तो उसके बाद जब सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया तो मैंने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से की और नेक्स्ट अटैम्प्ट में मुझे जो है ऑल इंडिया रैंक 624 मिली थी लास्ट ईयर और IRS इनकम टैक्स अलॉट हुआ था। तो ये इंटरव्यू का डर भगाने के लिए मेरे यही था कि यार इंटरव्यू का कैसे करें, मतलब क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि 5 लोगों के सामने जाके बोल सकूँ या फिर बहुत से लोगों के सामने माइक पे बोलने का एक अपना ही अलग डर होता है और कभी इस डर को दूर नहीं किया था। तो वहीं जाके फेस किया और लास्ट ईयर मुझे 146 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में और 18 मार्क्स से मुझे IAS बनने से रह गया था। तो IRS में घर वाले खुश थे, सब चाहते थे अब बस मैं जॉब करूँ और फैमिली को सपोर्ट करूँ, बट मेरे मन में ये था कि यार जब तैयारी स्टार्ट की थी तो ये IAS ही एक चीज़ थी जिसके लिए तैयारी की थी और यही बनना है। तो मैंने कहा कि पापा मैं 1 साल और अभी तैयारी करना चाहता हूँ और फिर से अटैम्प्ट देना चाहता हूँ। तो लास्ट ईयर जब मैंने कई लोगों से बात की कि इंटरव्यू के मार्क्स मुझे लगता है काफ़ी कम थे, तो मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात की, डिस्कस किया, उसकी प्रैक्टिस की, कैसे जो इंटरव्यू में आंसर्स देना उनको बेटर कर सकता हूँ। और उसी का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरे इस बार इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 198 मार्क्स मुझे मिले, जो कि शायद टॉप 10 में भी किसी के नहीं है। तो इसका
बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे लगता है कोई भी अगर आपकी कमज़ोरी है और आप उस पर काम करते हैं और बहुत अच्छे से अगर उसकी तैयारी करते हैं तो आप उससे पार पा सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी का एक जो डर है बच्चों में कि बहुत पढ़ना पड़ता है, 10-15 घंटे दिन रात का भी पता नहीं होता। मैं भी बचपन से यही सुनता था कि यार इतना पढ़ना पड़ता है, इतना तो कभी पढ़ा भी नहीं हूँ। बट ये था यार करना तो यही है। जब स्टार्ट की पढ़ाई, प्री हुआ, मेंस हुआ, तब मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है जितना कहते हैं लोग, शायद हवा बनाते हैं कि ये इतना इम्पॉसिबल काम नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ। और हार्डवर्क मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तैयारी का एक जरिया है कि हार्डवर्क का कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। यूपीएससी की एक ये कोई मैराथन है, ये एक 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप फटाफट से इसको कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है और ये प्रोसेस को आपको जीना पड़ेगा। ये प्रोसेस ही है जो बहुत टफ है और ये आप आईएएस बनने के बाद भी जो परेशानी आप फेस करते हैं उनके लिए आपको तैयार करती है। तो ये 2 साल 3 साल जो आप जीते हो, इस प्रोसेस से गुजरते हो, वो आपको आगे के फ्यूचर के लिए तैयार करती है। तो परेशानियाँ हर फील्ड में आती है और मुझे लगता है बट आप बहुत ही स्मार्ट काम करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, अपनी एक रणनीति बनाओ बहुत अच्छे से, तो बहुत टफ है नहीं जितना कि लोग कहते हैं, बहुत आसान है। बस आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है और स्मार्ट स्टडी करनी होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है नहीं इस एग्ज़ाम में, बस जितना लिमिटेड नॉलेज आपको है उसको बहुत अच्छे से आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो, बस एग्ज़ाम फाइट करनी है आपको। क्योंकि यूपीएससी की ये डिमांड रहती है कि आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप पीएचडी यूपीएससी ना डिमांड करती है और ना ऐसा कुछ उनका पेपर आता है कि पीएचडी होना चाहिए या फिर एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगती है और ग्रेजुएशन के लिए आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती, बहुत लंबा चौड़ा कोई सिलेबस नहीं है। बस जो जितना आप पढ़ते हो उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको ये होना ही चाहिए। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हमेशा आप कहीं ना कहीं डगमगाते रहोगे और तैयारी के दौरान आपको खुद पे भी डाउट होने लगता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको हर 5-7 दिन में ये लगने लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर अगले दिन आप फिर से, अगर आपका सेल्फ मोटिवेशन है तो आप अगले दिन से फिर से एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि डिमोटिवेट होते हैं बट आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई है तो आप तुरंत एक अच्छे से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई मोटिवेशनल गुरु इस परीक्षा के लिए आपको तैयार नहीं कर सकता, या फिर कोई इंसिडेंट, या फिर मुझे लगता है एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना ही होता है। तो बस इतना ही कहूँगा और मैं सभी जो गणमान्य नागरिक है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको यही कहूँगा कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम सबके लिए एक बनाएं जिस पर हम सभी स्टूडेंट से जुड़ सके और फ्यूचर के जो आईएएस है उनको तैयार करने में आपके माध्यम से हम सब मिलकर काम कर सके। थैंक यू। अब